डायबिटीज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप शुगर ज़्यादा खा रहे हो। डायबिटीज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी नहीं है कि आप रोटी चावल ज़्यादा खा रहे हो, चीनी ज़्यादा खा रहे हो। ये असली प्रॉब्लम नहीं है। असली प्रॉब्लम है आपका बिगड़ा हुआ मेटाबॉलिज्म। सीता गीता की तो कहानी सुनी है ना आपने। ऐसी कहानी मैं अपने पेशेंट्स के साथ बराबर देखता हूँ। 2 पेशेंट, दोनों की एज लगभग सेम है, HbA1c भी लगभग सेम है और दोनों को हमने सेम मेडिसिन ही दी। लेकिन 6 महीने बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट अंतर पड़ा। एक का HbA1c 8.9 से 6.4 आ गया, बड़ी खुशी की बात है, और वहीं दूसरे का 8.9 से 8.9 पे ही रह गया। तो अब सवाल ये आता है कि गड़बड़ हुई कैसे? क्या मेडिसिन में गड़बड़ थी, या शुगर में गड़बड़ थी, या उनका बॉडी कुछ गड़बड़ थी? फर्क कहाँ था? फर्क है रोज होने वाली छोटी छोटी हमारी खुद की हैबिट्स में, जिसको कि हम इग्नोर कर देते हैं। और इसीलिए आज जो मैं बात करने वाला हूँ ना, वो शुरू में आपको थोड़ी सी अटपटी लगेगी, क्या ये ऐसे थोड़ी होता है, कोई अच्छी दवाई बताओ, कुछ अच्छा तरीका बताओ। लेकिन डायबिटीज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जानते हो क्या है? डायबिटीज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप शुगर ज़्यादा खा रहे हो। डायबिटीज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी नहीं है कि आप रोटी चावल ज़्यादा खा रहे हो, चीनी ज़्यादा खा रहे हो। ये असली प्रॉब्लम नहीं है। असली प्रॉब्लम है आपका बिगड़ा हुआ मेटाबॉलिज्म। जी हाँ, जो आपका मेटाबॉलिज्म बिगड़ा हुआ है, इसी की वजह से आपका ब्लड शुगर बढ़ रहा है, इसी की वजह से इंसुलिन का रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, इसी की वजह से आपका जो वेट है वो भी बढ़ रहा है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको 10 ऐसी सिंपल हैबिट्स बताने वाला हूं जो आपने अगर कर लिया तो ब्लड शुगर को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो, बल्कि साथ के साथ अपने मेटाबॉलिज्म को भी अंदर से पूरी तरह से इंप्रूव भी कर सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है समझना कि यहाँ पे आज आपको कोई डिटॉक्स पाउडर नहीं मिलने वाला है, कोई डिटॉक्स ड्रिंक नहीं मिलने वाली, कोई मेडिकल तरीके नहीं मिलने वाले। वो सिंपल से तरीके हम पर डे अपनी लाइफस्टाइल में जोड़ सकते हैं, जिन्हें मैंने पिछले 15 साल में बार बार काम करते देखा है। जी हाँ, ये काम करते हैं। इसीलिए आज हम ब्लड शुगर को कंट्रोल करना नहीं सीखेंगे, उसके पीछे होने वाली सही वजहों को इंप्रूव करना भी सीखेंगे। तो आज हम उन 10 आदतों की बात करते हैं जिनसे आप ब्लड शुगर को कंट्रोल कर सकते हो, बड़े अच्छे से अपने मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या करना है, आपका जो डिनर है उसका थोड़ा सा टाइम बदलिए। पूरा डिनर नहीं बदलना है, केवल उसको आपको टाइम बदलने हैं। आप डिनर करते कितने बजे हो? 8 बजे, 9 बजे या 10 बजे? कैसे करते हो? टीवी देखते देखते ना, स्कूल में, ऑफिस का काम करते करते। तो करना क्या है, हमको जो भी आपका डिनर का टाइम है उस टाइम को थोड़ा सा जल्दी कर देना है। दिन भर में क्या होता है, देखो इंसुलिन ना अच्छे से काम कर रही होती है। दिन भर आप थोड़ी बहुत एक्टिविटी भी कर रहे होते हो, थोड़ा बहुत चल फिर रहे होते हो, कुछ तो कर रहे होते हो। तो जो आपका शुगर, थोड़ा सा शुगर बढ़ता भी है, जो आपने हैवी खाना खा भी लिया तो उससे जो बढ़ता है उसको बॉडी डाइजेस्ट भी कर लेती है, उसको मेटाबॉलाइज भी कर लेती है। लेकिन रात के समय बॉडी नेचुरली इंसुलिन के लिए कम रिस्पॉन्सिव हो जाती है। इसी वक्त पे हम ज़्यादा खाना भी खा लेते हैं और गलती यहीं से शुरू हो जाती है। अक्सर ये देखा गया है, जिनके घर में लेट डिनर होता है तो उनके बच्चे, जब भी आप देखोगे तो बच्चे भी थोड़े से ओबीज होने लगते हैं। जो पेरेंट्स हैं वो भी धीरे धीरे करके डायबिटीज की तरफ बढ़ते हैं। तो हमको करना क्या है, हमको इतना सा करना है, जो भी आप खाना खा रहे हो, खाना खाने का टाइम थोड़ा सा पहले बढ़ा देना है। या तो 15 मिनट पहले बढ़ा दो, आधे घंटे पहले बढ़ा दो, 15 मिनट से स्टार्ट करो ना। देखो 9 बजे का डिनर टाइमिंग है, उसको 8:45 बजे कर लीजिए, मतलब 8:45 पे कर लीजिए, 8:30 बजे कर लीजिए, 8 o'clock पे कर लीजिए। लेकिन जितना भी जो भी टाइम है उसको हमें कोशिश करनी है 1 घंटा पहले कर लेना है। 12 बजे अगर कर रहे थे रात में तो उसको 11 बजे करना स्टार्ट कर दो, धीरे धीरे करके। और जैसे ही आप ये धीरे धीरे करके स्टार्ट करोगे, याद रखना आपकी बॉडी और आपका माइंड आपके साथ हमेशा खड़ा हुआ है आपकी इंप्रूवमेंट के लिए। आप थोड़ा सा स्टेप तो लो। तो आपको बहुत बड़ा चीज नहीं करना है, केवल 15 मिनट पहले कर देना अपना डिनर को। जो भी खाना का टाइम था, जो भी टाइम था, आज से कोशिश करो कि भाई जो मेरा डिनर का टाइम है उसको मैं 15 मिनट पहले करूंगा। भाई मोबाइल देखना है, टीवी देखना है, उसको जो करना है बाद में करना, लेकिन डिनर का टाइम 15 मिनट पहले कर लो। इससे जो आपकी जो साइकिल चल रही थी, जो हमेशा शुगर की बढ़ी हुई साइकिल चल रही थी, जो बॉडी का पैटर्न चल रहा था हाई शुगर का, वो नॉर्मल आने लग जाएगा। अब रूल नंबर 2 की बात कर लेते हैं। वो क्या है? वॉकिंग तो जरूरी है, ये तो हमने सुना ही है, लेकिन वॉकिंग काफ़ी नहीं है। पहले क्लियर कर लूँ कि मैं वॉकिंग के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ। काम करती है वॉकिंग, बहुत जरूरी काम करती है, मैं खुद भी वॉकिंग करता हूँ। लेकिन वॉकिंग अच्छी है, हार्ट के लिए अच्छी बात है, मूड के लिए बड़ी अच्छी है, जॉइंट्स के लिए बड़ी अच्छी है। लेकिन डायबिटीज इंप्रूव करने के लिए, भैया डायबिटीज इंप्रूव करने के लिए तो आपको मसल्स को इग्नोर नहीं करना पड़ेगा, मसल्स तो चाहिए होगी। अब सोचो, घर में एक छोटी सी पानी की टंकी है और एक बड़ी सी पानी की टंकी है। बारिश आएगी तो दोनों में से टंकी में से किस में से पानी ज़्यादा स्टोर होगा? बड़ी टंकी में ना। तो मसल्स भी वैसे ही ग्लूकोज की बड़ी टंकी है, यहाँ पे मसल्स ज़्यादा ग्लूकोज को स्टोर करके रख पाती है। तो जब मसल्स होंगी तभी तो स्टोर करेंगी। यहाँ पर पास तो आपके पास बड़ी टंकी है ही नहीं, बड़ी टंकी में पहले ही छेद कर रखे हो। तो बड़ी टंकी को कैसे सही करना है? थोड़ी सी मसल्स की ट्रेनिंग करके। मसल्स ट्रेनिंग करिए, वॉकिंग करिए, लेकिन 20 से 40 मिनट हफ्ते में 2 से 3 बार आपको थोड़ी थोड़ी मसल्स की एक्सरसाइज करनी है। जैसे चेयर स्क्वाट्स कर सकते हो, वॉल पुशअप्स कर सकते हो, लाइट से डंबल ले लो, उससे कर लो।
अगर जिम कोई आसपास में हो तो बहुत ही अच्छी बात है, जिम में चले जाओ, वहाँ जाके कुछ मसल्स ट्रेनिंग कर लो, वॉकिंग करना है, लेकिन साथ के साथ मसल्स को भी बचाना है। मसल्स क्या है? आपकी बड़ी टंकी, जहाँ पे आपका ज़्यादा जो ग्लूकोज है वो स्टोर होगा, क्योंकि जिसके पास ज़्यादा मसल्स होगी, याद रखिएगा, वो उतनी ही ज़्यादा ग्लूकोज को अपने अंदर स्टोर कर पाएगा, उसकी उतनी ही ज़्यादा अच्छी डायबिटीज कंट्रोल रहेगी, उसको ओबेसिटी का उतना ही कम खतरा रहेगा, उतनी ही जल्दी से वेट भी कम कर पाएगा जैसे ही मसल्स को अच्छा करोगे। तो टारगेट 10,000 कदम का मत रखिए, केवल अपनी मसल्स को भी बढ़ाना है, इतना सा करना है। ये छोटे से 2 चेंज हो जाएंगे। पहला चेंज हमने बोला कि डिनर को पहले जल्दी कर लेना है, दूसरा चेंज हमने बोला कि अपनी मसल्स को इंप्रूव करना है। अब रूल नंबर 3 की बात कर लेते हैं। आप जिम जाते हो, एक्सरसाइज करते हो 1 घंटा ना, लेकिन काम वहाँ नहीं होता, काम होता है अगले 23 घंटे में जो आप करने वाले हो। कोई आदमी सुबह 45 मिनट एक्सरसाइज कराए, कुछ खूब सारी जिम कराए, रनिंग कराए, कुछ भी कराए, और पूरे दिन बाद सेडेंटरी बैठे रहे, तो फिर क्या होगा? अगर सेडेंटरी रहे तो एक्सरसाइज तो करी, लेकिन 23 घंटे तो आपकी बॉडी को कोई फर्क नहीं पड़ा ना, 23 घंटे तो बॉडी वैसे की वैसी पड़ी रही, तो फिर आपका जो ब्लड शुगर है या आपकी डायबिटीज है वो कंट्रोल नहीं हो पाएगी। तो हल्की हल्की, इसको बोलते हैं नीट, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, मतलब जब आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे उसके बाद बॉडी उस समय पे क्या कर रही है। तो जब आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो उस समय हल्की हल्की मूवमेंट रखिए। बहुत देर तक अगर बैठ गए हो तो बैठ के थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाइए, थोड़ी देर के लिए अगर बैठे हुए हो तो थोड़ी देर के लिए चल लीजिए। हर आधे घंटे के अंदर थोड़ी थोड़ी वॉक करते रहिए। जिम जाना है, जिम जाने को मैं मना नहीं कर रहा, आपको एक्सरसाइज करनी है, जो भी एक्टिविटी कर रहे हो वो करनी है, लेकिन बिना एक्सरसाइज की वाली एक्टिविटी भी उतनी ही जरूरी है, बल्कि उससे बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो 1 घंटे का एक्सरसाइज और ये 23 घंटे जो आपने किए हैं दिन भर, उसमें आपको जो बाकी जितने एक्टिव रहोगे उतनी जल्दी अच्छी आपकी शुगर कंट्रोल रहेगी। चलो चौथे रूल की भी बात कर लेते हैं, वो है फाइबर, आपके बॉडी का नेचुरल स्पीड ब्रेकर है। और एक और सवाल बता दूं, अगर आप केवल कार को 120 की स्पीड में चला रहे हो, किसी भी कॉलोनी में चला रहे हो, तो एक्सीडेंट का खतरा है ना भाई। तो स्पीड ब्रेकर होते हैं इसीलिए कॉलोनी के अंदर कि भैया गाड़ी की स्पीड कम कर दी जाए, और यही चीज़ आपका फाइबर भी करता है। क्या करेगा ये? जो ग्लूकोज एकदम से बॉडी के अंदर और ब्लड के अंदर जाने लगती है, एकदम से बढ़ने लगती है, यहाँ पे फाइबर अगर होगा तो उसकी स्पाइक को एकदम से स्लो कर देगा, धीरे कर देगा। और यही स्पाइक्स, जब ग्लूकोज जो है धीरे धीरे करके आपका बढ़ेगा तो आपकी बॉडी उसको धीरे धीरे करके इंसुलिन आपको उसको एडजस्ट भी कर लेगी। तो फाइबर यही काम करता है। तो इसी वजह से जब आप फाइबर नहीं लेते हो तो आपका पेट एकदम से खाली रहता है, बार बार भूख लग रही है। अगर फाइबर अपनी डाइट में डाल दोगे तो पेट भरने में थोड़ी देर तक भरा भरा सा फील करेगा, शुगर स्टेबल रहेगी, और जो गट के बैक्टीरिया हैं वो भी तो खुश रहेंगे। आहा, कुछ मजे का खाना आ गया। जो गट के बैक्टीरिया हैं उनको भी तो खाना चाहिए, वो फाइबर से ही मिलेगा। दिक्कत यह है कि हमारे प्लेट में से ना फाइबर गायब हो चुका है। ब्रेकफास्ट प्रोसेस्ड है, जो लंच डिनर है वो जल्दी जल्दी खा रहे हैं, शाम को जो खाना खा रहे हैं उसके साथ चाय बिस्कुट ले रहे हैं, रात को जो आप खाना खा रहे हो रोटी और सब्जी। फिर लोगों से पूछते हैं कि भाई कॉन्स्टिपेशन है? कहते हैं हाँ भाई है। हम कहते हैं भाई आपने फाइबर कितना लिया? साहब वो नहीं मालूम फाइबर कितना लिया। तो भैया फाइबर नहीं लोगे तो कॉन्स्टिपेशन का भी शिकार रहेगा, और साथ के साथ आपकी जो ब्लड शुगर है वो भी गड़बड़ रहेगी। तो ब्लड शुगर को सही रखना है तो क्या करना होगा? अपनी डाइट में फाइबर को जोड़िए, सलाद जोड़िए, सब्जी जोड़िए, दाल जोड़िए, राजमा जोड़िए, चना जोड़ लीजिए, सीजनल फ्रूट्स हैं वो ले सकते हो, फ्लैक्स सीड और चिया सीड भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसबगोल बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो इस तरीके से अपनी डाइट में फाइबर का रिक्वायरमेंट रखिए, फाइबर अच्छे से रखिए। अब रूल नंबर 5 की बात कर लेते हैं। अब केवल गैस नहीं करना है, आपको मेजर भी करना है। मैंने क्लिनिक में ना 2 तरीके के पेशेंट देखे हैं। पहला, डॉक्टर साहब मुझे लगता है कि शुगर ज़्यादा होगी, और दूसरा कहता है नहीं डॉक्टर साहब 6 महीने से मैं देख रहा हूँ, मेरी रिपोर्ट ये है, मैं घर पे भी शुगर चेक कर लेता हूँ हफ्ते में 1-2 बार, वेट भी अपना चेक कर लेता हूँ। तो उनको मालूम है, उन्होंने मेजर किया है। लगता और दिखने दोनों चीज़ अलग अलग हैं। कई बार लोग कहते हैं साहब डॉक्टर साहब मेरी तो सब कुछ सही चलती है, सब कुछ सही चल रही है, शुगर देखते हो तो HbA1c 10 आ गया। कैसे? क्योंकि उनको लग रहा था। उनको लगना और रिपोर्ट आना दोनों चीज़ अलग है। तो इसलिए आपको हर चीज़ को मेजर करने की एक प्रैक्टिस डालें। कम से कम 3 चीज़ें तो जरूर कर लीजिए। अगर आपको डायबिटीज है तो एक तो फास्टिंग शुगर चेक कर लिया कीजिए, HbA1c समय समय पे करते रहा करिए, और रैंडम ब्लड शुगर कभी कभी ऐसी रैंडम चेक कर लिया करती है। जब भी आप डॉक्टर से नहीं भी मिलने जा रहे हो, आपको मान लो डॉक्टर ने 3 महीने बाद बुलाया हुआ है, लेकिन बीच बीच में इनको रेगुलर मॉनिटरिंग तो करिए। अच्छा लगना, खराब लगना, आज खराब लग रहा है तो हमने शुगर चेक कर लिया, अच्छा लग रहा है तो भैया आपने कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं करना है। चाहे अच्छा लगे चाहे खराब लगे, आपको एक रूटीन बनाना है। कोई रूटीन में अपना रेगुलर अपने आप से चेकअप करते रहें। बाकी जो डॉक्टर आपको बुला रहे हैं, जब आपको कह रहे हैं, जब आपको कंसल्टेशन टाइम है, जो उन्होंने टेस्ट कराया वो उनको कराना ना कराना वो आपके डॉक्टर और आपकी बात है। बट रूटीन में तो अपना चेक करिए ना। अगर आप रूटीन में भी चेक नहीं कर रहे हो, नहीं करोगे तो फिर कैसे मॉनिटरिंग करोगे? जब तक जिस चीज़ की आपने मॉनिटरिंग नहीं की उस चीज़ को
आप मेजर भी नहीं कर सकते उसकी, ना अच्छी खाते आते थे ना खराब चीज़ें। हैबिट में मेजरमेंट जोड़िए। और अगली अब जो 5 हैबिट हो गई, अगली जो 5 हैबिट्स हैं वो एज के बढ़ने के साथ साथ बड़ी मैटर करती हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग ज़्यादा एज होने के बाद इनको इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अब रूल नंबर 6 की बात कर लेते हैं। एज बढ़ने के बाद सबसे महंगा लॉस आपका वेट नहीं है, आपकी मसल्स का लॉस है। अगर कभी किसी ने भी 70 साल के इंसान को ध्यान से देखा हो तो उनका केवल वेट नहीं है, उनकी मसल्स देखिएगा, उनकी ताकत देखिएगा, उनका बैलेंस देखिएगा। हिलने लगते हैं ना धीरे धीरे करके, झुकने लगते हैं ना। क्यों? क्योंकि एजिंग का मतलब सिर्फ जिंदा रहना समझ लिया है, स्ट्रांग रहना नहीं। स्ट्रांग कब रहोगे? जब आपकी मसल्स अच्छी होगी। तो मसल्स आपकी पूरी बॉडी का, हमने पहले ही बात की थी, मसल्स पूरी बॉडी का वेयर हाउस है जहाँ ग्लूकोज स्टोर होता है। वेयर हाउस जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा माल स्टोर होगा। और स्टोर करने के लिए आपको क्या चाहिए? मसल्स चाहिए मेरे दोस्त, मसल्स। और कैसे बनेगी? आपकी जब आप डाइट में अपनी रिक्वायर्ड अमाउंट का प्रोटीन लोगे। और ये कब से करना होगा? ये आज 70 साल के हो गए हो, आज से नहीं। अगर आज आप 60 साल के हो, 50 साल के हो, 30 साल के हो, आज ही से अपनी मसल्स पे काम करना शुरू कर दिए, क्योंकि आज की मसल्स जो आप आज बढ़ाओगे वो आगे जाके काम करेंगे। और अगर आपकी एज 60 ईयर्स 70 ईयर्स के आसपास है तो भी आपकी मसल्स पे तब भी काम करना है। जितना हो सके उतना उसको इम्प्रूव करिए। अब नेक्स्ट बात समझ लेते हैं, जो नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 7। परफेक्ट डाइट का ना प्रेशर छोड़ दीजिए। बर्थडे आया, केक खा लिया, शादी में गए, थोड़े मिठाई खा लिए, अब क्या होगा? अब तो मेरी सारी डाइट टूट गई, अब तो जल्दी डॉक्टर के पास जाओ, अब तो शुगर मेरी बढ़ गई होगी। एक काम करते हैं, आज 2 गोली खा लेते हैं, आज मीठा खा लिया है, आज शादी में गए थे, आज 2 गोली खा लेते हैं। ऐसा मत करिए। ये सोचना डायबिटीज़ को और ज़्यादा डेंजरसली ख़राब करती है, आपके वेट को ये डेंजरसली और ज़्यादा ख़राब करती है। भाई हो गई गलती, हो गई, आपने मान लिया ना, गलती का आधा तो तभी सही हो जाती है जिस दिन आपने गलती मान ली, क्योंकि अगली बार होने के चांसेस कम हो जाते हैं। गलती हुई, आपने माना नहीं वो गलत है, गलती हो गई, मान लिया, अब उसको रिपेयर कर नहीं सकते। जो हो गया वो हो गया, अब हमको आगे के लिए सतर्क रहना है। हो गया, अब इसी तरह से जब भी आपकी कभी भी जो डाइट है कुछ थोड़ी बहुत खराब हो गई, लेकिन अब हमको बाकी डायरेक्शन, बाकी दिन की डायरेक्शन को सही करना है। आज की डाइट खराब हो गई, उसको छोड़ दीजिएगा। अब हमको करना क्या है? जब डाइट की बात आती है तो फिर हम लोग देखने लगते हैं, कुछ इंस्टाग्राम की रील देखने लगते हैं, कुछ भी चीज़ देखने लगते हैं, उसमें लगता है कि भैया ये वाली जो डाइट है यही डाइट अच्छी है। भैया जो आपके घर में है वही अच्छा है, बस उसको कंसिस्टेंसी के साथ सही तरीके से खाइए। जो चीज़ें अवॉइड हैं वो तो अवॉइड है ही हैं, उनको अवॉइड कर दीजिए। पैक फूड अवॉइड कर दीजिए, आपका जो जंक फूड है उनको अवॉइड कर दीजिए, जो एक्स्ट्रा शुगर खा रहे हो, चीनी खा रहे हो, अवॉइड करिए। लेकिन पनिशमेंट नहीं है आपकी जीवन, पनिशमेंट नहीं है। सक्सेसफुल होने के लिए जैसा खाना मिल रहा है उस खाने को लीजिए, लेकिन आपने आपको कल्पित मत मारिए। अगर हफ्ते में एक बार कोई डाइट खराब हो गई, आप रहने दो, आगे अगली बार कोशिश करेंगे उतनी खराब ना करें, लेकिन फिर भी हो जाएगी तो भी हो जाने दीजिएगा। अब रूल नंबर 8 यहीं पे कहता है कि सिर्फ अपनी कैलोरी मत गिनिएगा, अपना न्यूट्रिशन भी गिनिए। हाँ, खाने में आप कितना खा रहे हो उससे ज़्यादा जरूरी है आप कितना न्यूट्रिशन ले रहे हो खाने में। हर इंसान दूसरे इंसान से पूछता है कि डॉक्टर साहब कैलोरी कितनी है, इस खाने में कितनी है, सेब में कितनी है, अमरूद में कितनी है, आलू में कितनी है। केवल कैलोरी से जरूरत नहीं है, आप न्यूट्रिशन कितना ले रहे हो ये जरूरी है। अगर 100 कैलोरी की ना कोल्ड ड्रिंक लेते हो और 100 कैलोरी के आप बादाम लेते हो तो कैलोरी तो सेम है, कैलोरी दोनों में सेम है। 100 कैलोरी की कोल्ड ड्रिंक भी है, 100 कैलोरी के बादाम भी है, कैलोरी सेम है, बट बॉडी दोनों पे अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट करेगी। एक में विटामिन ज़्यादा है, मिनरल्स ज़्यादा है, एक में जंक है सब कुछ। तो आपको कैलोरी पे डिपेंड नहीं करना है, आपको न्यूट्रिशन देखना है। इसलिए रोज़ थोड़े सा बादाम, अखरोट, पंपकिन सीड्स, चिया सीड्स, इन सबको डाइट का हिस्सा बनाइए। ये कोई मैजिक फूड नहीं है ये, लेकिन जब भी आपकी डाइट में होते हैं तो आपके पूरे मेटाबॉलिक हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। याद रखिएगा, हेल्दी चीज़ें भी अनलिमिटेड क्वांटिटी में खाओगे तो भी वो अनहेल्दी ही रहेंगी, और अगर हेल्दी चीज़ें लिमिटेड क्वांटिटी में खाओगे तो आपकी हेल्थ को, मेटाबॉलिज्म को, दोनों को बड़े अच्छे से इंप्रूवमेंट करती हैं। अब रूल नंबर 9 की बात कर लेते हैं। अपनी प्यारी सी स्लीप को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि जब स्लीप होती है तभी तो आपकी बॉडी रिपेयरिंग में भी काम करती है। हम कहते हैं भाई काम बड़ा ज़्यादा है तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा काम ज़्यादा कर लेते हैं, आज 4 ही घंटे सो लेंगे, 5 ही घंटे सो लेंगे, और धीरे धीरे करके अपनी आदत बना ली है। फिर एक आदत और बनती है कि डॉक्टर साहब का अपॉइंटमेंट ले लो, जाएँ डॉक्टर साहब से मिलने, अच्छा डॉक्टर कौन सा उससे मिलने, और वो कुछ कर ले। भैया नींद तो आप ही की थी, और सारी एप्लीकेशंस आपकी जो रात में जब सो भी रहे थे 3 से 4 घंटे, तो सारी एप्लीकेशन खुली थी। बस 7 से 8 घंटे जब सोओगे तो एप्लीकेशंस बंद होंगी। जब एप्लीकेशंस बंद होंगी तो बॉडी अपना रिपेयरिंग मोड पे स्टार्ट करेगी। जब रिपेयरिंग मोड पे जाएगी तो आपकी जो बॉडी के हार्मोन्स हैं वो बैलेंस में आएंगे। अब आपने अच्छे से नींद नहीं ली तो आपके सारे एप्लीकेशंस खुले होते, बॉडी का रिपेयरिंग मोड ऑन ही नहीं हुआ। रिपेयरिंग मोड ऑन नहीं हुआ तो फिर जो हार्मोन का जो बैलेंस था वो हुआ ही नहीं, तो बॉडी ने रिकवर किया नहीं। अगले दिन, अगली बार जब देखते हो तो धीरे धीरे करके आपका मेटाबॉलिज्म एक दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन आपका मेटाबॉलिज्म खराब होता ही चले जाते हो। मीठा खाने का मन ज़्यादा करता है ना,
क्यों करता है? क्योंकि आपको रात में नींद पूरी नहीं हुई थी, एनर्जी कम होती है ना। क्यों? क्योंकि आपकी रात की नींद नहीं पूरी हुई थी। जो एक्सरसाइज है ना उसको स्किप करने का बड़ा मन होता है ना। क्यों? क्योंकि आपके पास एनर्जी ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी की रिपेयरिंग ही नहीं हो पाई थी दोस्त। तो रिपेयरिंग करने के लिए अपनी स्लीप को अच्छे रखिए। रोज 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप करने की कोशिश करिए। हर दिन लगभग एक टाइम पे सो जाइए, सबसे अच्छा तरीका है। कई लोग कहते हैं नींद नहीं आती, सबसे अच्छा तरीका क्या है? लगभग एक दिन फिक्स कर लीजिए, उसी टाइम पे अपना सोने को फिक्स कर लीजिए कि 8 बजे सोते हो 8 बजे, 9 बजे सोते हो 10 बजे, 11 बजे, जितने बजे सोते हो उतने बजे टाइम तो फिक्स करो। कभी आप 8 बजे सो जाते हो, कभी आप 12 बजे तक नहीं सोते हो। तो ये सब जब आप टाइमिंग को इतना ऊपर नीचे करते हो तो गड़बड़ हो जाने लगे। अब लास्ट रूल की भी बात कर लेते हैं, रूल नंबर 10 की। अब इतनी सारी नॉलेज तो मिल गई है, लेकिन नॉलेज से ज़्यादा जरूरी क्या है मालूम है? वो है कंसिस्टेंसी। और जब हम हमारा सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट की बात करते हैं, उसमें आती है हैबिट में कंसिस्टेंसी। अब जैसे ही कंसिस्टेंसी के साथ में कि क्या पता है उससे मतलब नहीं है। हमको पता तो है हमको डाइट अच्छी रखनी है, हमको पता तो है स्लीप अच्छी रखनी है, लेकिन हम रोज स्किप कर देने लगते हैं। तो क्यों? कि आज किया 2 दिन किया, 4 दिन नहीं किया, 4 दिन किया 2 दिन नहीं किया, ऐसे नहीं। जब भी आप कोई भी हैबिट बनाने की कोशिश करते हो उसको अपने रूटीन में डालिए, कंसिस्टेंसी के साथ रेगुलर कीजिए। और जब आप कंसिस्टेंसी के साथ करोगे ना, तो मेरी बात याद रखना दोस्त, आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। पूरी ज़िंदगी, आप पूरी ज़िंदगी अपग्रेड हो जाएगी जैसे ही आप कंसिस्टेंसी को अपना लोगे। यही सबसे बड़ा हथियार है आपका पास में। तो एक हैबिट पकड़ लो, उसको ऑटोमेटिक मन हो नहीं हो कंसिस्टेंसी के साथ धीरे धीरे करके आप बढ़ाते चले जाओ। जब आप बढ़ाते चले जाओगे तो ये लॉन्ग टर्म तक आपको अच्छे रिजल्ट देगी। तो जितनी भी हमने जो बातें की है उनको कंसिस्टेंसी के साथ अप्लाई करना है अपने आप अच्छी हैबिट्स को। तो आज हमने 10 हैबिट्स की बात की थी, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये 10 हैबिट नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है। जल्दी डिनर कर लेना, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लेना, दिन भर थोड़े थोड़े मूवमेंट कर देना, डाइट में थोड़ा सा फाइबर जोड़ देना, मसल्स को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए अपनी प्रोटीन जोड़ देना, मसल्स की थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करने लगना, बैलेंस ईटिंग करने लगना, हेल्दी न्यूट्रिशन लिखना, अच्छी नींद रखना और कंसिस्टेंसी के साथ सब कुछ करना। तो अगर अलग अलग देखोगे तो एक छोटे छोटे से टिप्स लगेंगे, लेकिन इन सबको एक साथ देखोगे तो ये पूरे मेटाबॉलिज्म को सुधारने की पूरी ताकत रखते हैं। तो याद रखिएगा, डायबिटीज़ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हाई शुगर नहीं है। केवल हाई शुगर तो वो अलार्म है, असली प्रॉब्लम है बॉडी का बिगड़ा हुआ मेटाबॉलिज्म। जो मैंने स्टार्ट किया था कि जो हमारी बॉडी का बिगड़ा हुआ मेटाबॉलिज्म है वहाँ से गड़बड़ होती है। अलार्म है ये सब, तो ब्लड शुगर बढ़ गया, वेट बढ़ गया। तो अगर इनको सबको सही करना है तो अलार्म को बंद करने की बजाय आप असली चीज़ को समझो कि भैया हमें बीमारियाँ क्यों पड़ रही हैं। अब क्यों पड़ रही हैं? क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म खराब हुआ है। मेटाबॉलिज्म क्यों खराब हुआ? इन आदतों को सही करने से वो सुधार भी हो जाएगा। तो इन सुधारों को करिए, हेल्दी रहिए, खुश रहिए, ताकि आपको मेडिसिन की जरूरत कभी ना पड़े। बाय बाय, टेक केयर।